हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंडियन लाइफ। आज का हमारा एपिसोड इलेक्शंस पे फोकस करेगा। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में मत का मतलब वोटिंग का बहुत महत्व रहता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम वोटर्स अपनी इस पावर की इंपॉर्टेंस नहीं जान पाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं हम वोट क्यों करें, वोट नहीं देते, और या फिर अगर वोट देते हैं तो बहुत बार उनको नहीं पता होता है किस पार्टी को कैसे वोट देना है। इसी पे आज हम एक डिस्कशन करेंगे, इसको समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों है और हम कैसे एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ है प्रोफेसर BS रावत एडवोकेट, जो इस बारे में हमें अवेयर करेंगे, इस बारे में हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम मैं श्रुति शर्मा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, क्योंकि ये आज जनता की और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, और इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन का भी, भारत सरकार जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमारा भारत का इलेक्शन कमीशन है, वोटर को इस प्रकार जागरूक कराने के लिए अनेकों प्रोग्राम संचालित कर रहा है, जिससे से ज़्यादा वोट लोग करें और अपने मत का प्रयोग करें। तो प्रोफेसर आप मुझे बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, या तारीफ भी करते हैं गवर्नमेंट ने ये किया, तो हम वोट जिस दिन वोट देना होता है उस दिन हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि हम वोट दें ना दें? ये ऐसा थिंकिंग क्यों है और इस थिंकिंग को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? जो वोट का राइट है वो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। लोकतंत्र का आधार ही वोट है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है, आपने श्रुति जी सही कहा, कि हमारे यहाँ पर लगभग 50% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते। 50% जी, और मत का प्रयोग करते हैं तो उसमें से 30 या 25% लोग जिन आधारों पर और जिन समीक्षा के आधार पर और मूल्यांकन के आधार पर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, शायद उसको नहीं अपनाते हैं। ओके। अभी हमारे 18वीं लोकसभा के चुनाव देश में संचालित हैं जी। और फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है। जो टोटल ऑल ओवर प्रतिशत आया है मत का, वो नियर अबाउट 60 आया है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि 40% लोगों ने अपने मत का ही प्रयोग नहीं किया है वोट को। इससे मुझे याद आया कि मैंने अभी न्यूज़ में भी पढ़ रही थी कि बहुत लोगों को अपना नाम नहीं मिला वोटर्स लिस्ट में, बहुत सारे लोगों को। ये इसके लिए हमारा जो चुनाव आयोग है, हाँ, उन्होंने वोट के लिए बनवाने के लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था की है और ऑफलाइन भी व्यवस्था की गई है। हर सोसाइटी, हर स्कूल और हर जिला कार्यालय पर भी BLO की व्यवस्था की गई। लेकिन ना तो हमारे कुछ लोग वोटर हैं वो फुली अवेयर नहीं थे, या उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, वो ऑनलाइन भी फॉर्म नहीं भर सके और ऑफलाइन भी नहीं भर सके, उनकी वोट तैयार नहीं हो पाई। क्योंकि उनका जो इंटेंशन था वो वोट में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनकी रुचि नहीं थी। अन्यथा वो इंटरेस्ट लेते तो सरकार ने बहुत से विकल्प, भारतीय जो चुनाव आयोग है उसके अनुसार ऐसे विकल्प दिए गए थे कि वो ऑनलाइन भी घर बैठे भी अपने मत का बनवा सकते, अपनी वोट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते थे। तो अब हो सकता है जैसे वोटिंग शुरू हो गई है, पहला फेज हो चुका है, अब नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता है। ओके ओके, ये पहले ही कराना जी, चाहिए जी, था, रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। जी 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 जी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन जिसे कहते हैं, एजुकेटेड डिसीजन जो होता है कि हम किसको वोट करें किसको ना वोट करें, आपके हिसाब से पिछले 5 साल में क्या रहा है सिनेरियो? और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं एजुकेशन पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ, मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, एंड हॉस्पिटल्स और इन सब चीज़ों पे मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है। वर्तमान सरकार की मैं बात करूं, ये 10 साल से लोकसभा में है, और इसने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, विकसित भारत, संपन्न भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, निपुण भारत की बात की थी जी। और स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव की बात स्मार्ट की, सिटीज की, स्मार्ट विलेज, यस, करी थी। क्या इन चीजों पर सरकार खरा उतरी है? नहीं। वट से ये मतदाता को मत करने से पहले इनका मूल्यांकन, इनकी समीक्षा अपने विवेक पर करनी है और अपनी संपूर्ण जानकारी से करनी है।
मेक इन इंडिया की बात की कि स्वयं भारत, हर चीज़ भारत में बनेगी और किसी भी विदेश से निर्मित चीज़ का भारत प्रयोग नहीं करेगा। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? दूसरी बात है स्टार्टअप, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार सहायता करेगी, उन्हें स्किलफुल बनाएगी। क्या ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है या नहीं की गई है? इनका मूल्यांकन करना होता है। आपके हिसाब से क्या? मैं बताऊंगा जी आपके हिसाब से। दूसरा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज की बात कही थी कि सांसद सिटी को गोद लेंगे, विलेजों को गोद लेंगे। क्या वो स्मार्ट विलेज बने या वो स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी? क्या लोगों को रोजगार की प्रॉपर व्यवस्था की गई या नहीं की गई? या शिक्षा की, जो एक महत्वपूर्ण आधार है शिक्षा विकास का, एजुकेशन। हाँ, यदि किसी भी विश्व में किसी भी देश ने दुनिया का विकसित राष्ट्र बना है तो उसका मुख्य आधार वहाँ की शिक्षा हो जाता है। बिल्कुल। या कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और सभी नागरिक सभ्य हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो देश विकसित बनता है और विकास की दिशा में जाता है। बिल्कुल। प्रत्येक 5 वर्ष में ये प्रत्येक मतदाता को जो भी कार्य, जो भी घोषणाएं सरकार चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो निकालती है और वादे करती है चुनाव में जनता के बीच जाकर, क्या उन पर वो खरा उतरी है या नहीं उतरी है, इनकी समीक्षा करने के बाद ही मतदान किया जाना चाहिए। हमारी जीडीपी, हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। 70% हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। हमारे किसान भाई हमारी अर्थव्यवस्था को तय करते हैं जब से हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली चली है। क्या किसानों के साथ या किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति या किसानों के लिए उनकी जो भूमि है उसके लिए उचित व्यवस्था, बिजली, पानी, खाद, बीज की प्रॉपर व्यवस्था सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी भी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यहाँ के किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ। यहाँ 3 प्राधिकरण की स्थापना की गई। पहले नोएडा प्राधिकरण था, फिर ग्रेटर नोएडा आया, फिर यमुना प्राधिकरण आया और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य कर रहा है सरकार के संरक्षण में। और इन्होंने किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने की व्यवस्था की विकास के लिए। यहाँ पर कंपनी बनाई गई, इंडस्ट्री बनाई गई, यहाँ पर रेजिडेंशियल भी बनाया गया, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लानिंग भी आई जो आ रही है आज विश्व लेवल की। उन पे प्लानिंग कि जो जमीन होती है किसान की, वो उसका महत्वपूर्ण आधार होती है जीवन का, उनकी आइडेंटिटी होती है। जिस प्रकार जो उनका जीवन में माँ का महत्व होता है, जो उन्हें जन्म देती है, वही उनकी जमीन का महत्व उनके जीवन में होता है। व्यक्ति, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, एक हमारे राजनीतिक शास्त्री के विद्वान रहे हैं कि व्यक्ति अपने जो संबंधी है उसकी मृत्यु को भूल जाता है, लेकिन अपनी नेटिव लैंड, जो पैतृक संपत्ति के खोने के गम को नहीं भूलता है। यदि वो चली जाए तो उसका जीवन ही खत्म हो जाता है। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर सरकार ने 2014 में एक एक्ट आया, पार्लियामेंट में बना कि जो ग्रामीण एरिया है, रूरल है, उनको 4 गुना मिलेगा सर्कल रेट का, और जो शहरी है उसको 2 गुना मुआवजा मिलेगा जब जमीन का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक पर्पज के लिए किया जाएगा। वो सरकार के पास अधिकार है कि वो सार्वजनिक पर्पज के लिए 300A में कि किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके लिए उचित प्रतिकर यानी उचित धनराशि देना होगा। किया गया। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो जमीन एक किसान का आधार होता है, जिसे वो अपनी माता से भी, जो उसे जन्म देती है, अधिक प्यार करता है, उस जमीन को लेने के लिए उन किसानों के साथ इस प्रकार की साजिश रची जाती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसे भी शहरीकरण घोषित कर दिया जाता है कि उनको 4 गुना मुआवजा सर्कल रेट का ना मिले, 2 गुना ही मिले, 2 गुना मिले। बहुत बड़े दुख का विषय, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से अवगत नहीं है, ये निचले स्तर पे की जा रही है। हमारा कोई नेता और हमारा
कोई भी किसान संगठन भी, बहुत से किसान संगठन भी बने हुए हैं, इन्होंने किसी भी माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अवगत नहीं कराया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पीएमओ को नहीं पता होगा, ये पीएम जो ऑफिस है उनको नहीं पता होगा? आपको ऐसा ऐसा क्यों? आपके बेनिफिट ऑफ डाउट जो दे रहे हैं अच्छी बात है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं पता होगा? मुझे ऐसा लगता है किसी भी संगठन के द्वारा, ना तो किसी गवर्नर के माध्यम से, ना ही किसी डीएम के माध्यम से किसी संगठन ने कोई विज्ञापन नहीं दिया मेरे संज्ञान में। अच्छा। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, शायद आपके संज्ञान में हो, तो मेरी संज्ञान में कोई विज्ञापन नहीं दिया। ओके। नहीं, विज्ञापन के माध्यम से अवगत किया जा सकता था शांतिपूर्ण तरीके से। ओके ओके, वो बहुत जरूरी था और वो नहीं हो पाया है जी। दूसरा, शिक्षा की व्यवस्था। ये मैंने कहा जैसे गौतम बुद्ध नगर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, इतना बड़ी सिटी बन के आ गया है, उभर के आया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत है यहाँ और पे, यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत है, लेकिन यहाँ गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है और उच्च वर्ग भी है, जो स्वाभाविक है, सब जगह होता है। हाँ। अभी तक यहाँ पर कोई विश्व स्तर की सरकारी संस्था एजुकेशन की स्थापित नहीं की गई है। मतलब कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल में अच्छा कॉलेज भी नहीं है। हाँ। डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ग्रेटर नोएडा में नहीं है। हाँ, नहीं है, बड़ा क्राउड है। यस नहीं है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज भी नहीं है, कोएड भी नहीं है। वो तो है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए एजुकेशन का बहुत, मतलब कॉलेजेस खुल रहे हैं बहुत सारे, पर सारे प्राइवेट खुल रहे हैं। हाँ जी, इससे पहले बादलपुर में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, जो दादरी में आता है, यहाँ से काफी दूर है ग्रेटर नोएडा सिटी से। वहां पर जाना यहाँ के लोगों के लिए नहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ। दूसरा, यहाँ नोएडा में एक डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट, वो भी डिस्टेंस कम से कम 40 किलोमीटर है यहाँ से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट संस्था को होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, जैसे नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क में सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज का होना मुझे लगता है अनिवार्य, जरूरी है और रहेगा। तो इवन मुझे लगता है स्कूलिंग लेवल पे मैं देखती हूँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे हमारे हाँ जो काम करते हैं लोग जो आते हैं, हमारी दीदी वगैरह आती हैं, वो सब ना चाहकर भी उनको अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की वो बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। आप सही कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उन पर वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था, मॉनिटरिंग है, वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ पर जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो संतुष्ट नहीं है। और ये भी व्यवस्था आरटीआई जो कानून आया हमारे पास, राइट टू एजुकेशन, और उसका 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में आपको राइट टू एजुकेशन आया, और उसका इम्प्लीमेंट 2010 में किया कि सभी को शिक्षा दी जाए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया और फंडामेंटल राइट बनाया, मौलिक अधिकार बनाया गया, जिससे कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी गरीब बच्चे पढ़ सके निःशुल्क। 25% सीट दी गई। ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से देखता हूँ कि वो राइट टू एजुकेशन के जब बच्चे किसी निजी स्कूल में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स और वो बच्चे धक्का खा रहे हैं, उनका वहाँ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और इसके लिए ना तो कोई विधायक और ना ही कोई एमपी ने कोई कानून बनाने की पैरवी की है जिससे कि उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, जिस क्षेत्र से वो चुना जाता है, कि वहाँ की जनता को जो उनकी मौलिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति सुचारू रूप से हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नहीं होती है तो विधानसभा में और जो सांसद है वो लोकसभा में उस बात को उठाता है और जनता की जो अधिकार है और उनके संबंधित जो कल्याणकारी योजना है उनकी पैरवी करता है और सरकार में ऐसे कानून लाने के लिए प्रेरित करता है सरकार को, जिससे कि जन कल्याण हो सके। क्या ऐसी कोई पार्टी है जो खुलेआम कहती है कि हम ये करेंगे एजुकेशन के लिए, हम प्राइवेट स्कूल्स, हम मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को और अच्छा करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत दूर दूर भी हैं, बहुत दूर दूर भी हैं, तो क्या ऐसी कोई पार्टी है जो इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक, इस प्रॉब्लम के लिए इसका हल ढूंढ रही है? पार्टियां, अगर मैं बात कहूँ तो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर जो सबसे अधिक काम किया है, ग्रेटर नोएडा दिल्ली से टच है, गौतम बुद्ध नगर,
आम आदमी पार्टी ने प्रशंसा का कार्य किया है। यस और मैं बिना किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जो आईआईटी और नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर कर सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस में और सरकारी आईआईटी में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वाओ वाओ, मुझे ये वाकई में ये प्रशंसा के पात्र हैं आम आदमी पार्टी, और मैं इस चैनल के माध्यम से उनकी प्रशंसा करता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, एक मतदाता का मत। लेकिन आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पे यूपी से कोई वो नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। हाँ। लेकिन इसका सॉल्यूशन एक मतदाता को, लोकतंत्र की जो परिपाटी है, जो प्रणाली है, उसमें अपने मत जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी समीक्षा करना। हाँ। उनको इस प्रकार समीक्षा करे, उनके जो मानक हैं मैंने बताए हैं उनको आधार मानकर, जो पार्टी सत्तारूढ़ है उसको, जो उसने हमसे वादे किए थे, लोगों से वोट लिए थे, क्या वाकई में उन पे वो खरा उतरी है या नहीं है। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आप अपने आप को जिस प्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका महत्वपूर्ण है, आप भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। चैनल, आई होप सो। और प्रेस, जो आपको आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये समाज प्रेस रिपोर्टरों का बहुत ऋणी है जो पत्रकारिता का कार्य करते हैं। थैंक यू। आप जन जन तक, जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में, जो किसान और उस रिमोट एरिया में बैठा हुआ है जिसको कुछ भी नहीं पता, आप प्रत्येक कार्य प्रणाली से, सरकार की से और विपक्ष की से, चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप आभार के पात्र हैं। थैंक यू, दैट इज सो नाइस। चौथा स्तंभ है आप लोकतंत्र के, आपके बिना भी लोकतंत्र अधूरा है। ये तो ठीक जो है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका का महत्व है, वही प्रेस का महत्व है, स्वतंत्र प्रेस का। थैंक यू। ये आपने बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स जो बोले हैं प्रेस के लिए। मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास भी जो जानकारी आ रही है, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कहीं बहुत ज्यादा जो मुझे मिल रही है न्यूज़ पे, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से ही मैं प्राप्त करता हूँ। नहीं, जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सच्चे मन से काम करते हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्टीमेटली हमें सारी खबर कहाँ से मिलती है? कोई ना कोई तो रिसर्च कर रहा है, कोई ना कोई तो बैठ के लिख रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, तभी मिलती है। मेरा लेकिन आपसे ये सवाल है कि एजुकेशन हमारे देश की प्रायोरिटी क्यों नहीं है, हमारी सरकारों की प्रायोरिटी क्यों नहीं है? आपने बोला कि आम आदमी पार्टी ने करा, इतनी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में से आपने एक पार्टी पे फोकस किया कि इन्होंने काम किया है, पर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्यों हमारा एजुकेशन, हमारा फोकस नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का? क्या प्रॉब्लम क्या है? पैसे तो है हमारे पास, मुझे पक्का पता है, पैसे हैं और बजट भी आता है अच्छा खासा, फिर हम खर्च क्यों नहीं कर पाते एजुकेशन पर? जिस प्रकार मैंने बताया, जो भी इस विश्व में विकसित भारत बनना है और विकसित भारत के तरफ अग्रसर है, बढ़ रहा है, उसका मुख्य आधार वहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था का है। यदि हमें वाकई में एक भारत को विकसित भारत बनाना और संपन्न भारत बनाना है, तो हमें शिक्षा पर सबसे अधिक बजट खर्च करना होगा, और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से करनी होगी कि जिस प्रकार जो पैसा वहाँ से रिलीज हो रहा है वो सही तरीके से उसकी व्यवस्था हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जो गवर्निंग बॉडी है देश की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, AICT है, और आपकी UGC है, NCT है, NCERT है, ये सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही हैं? अभी हाल ही में सरकार ने एक शिक्षा उच्च आयोग की स्थापना की है, क्या वो भी सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? जो कार्य करना चाहिए वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? इन प्रॉपर तरीके से उसकी समीक्षा होनी चाहिए, और जो व्यक्ति, जो पर्सन प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, उनका भी एक
पर्सनल इंटेंशन ये होना चाहिए, वर्क एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड सर्व टू पब्लिक। तो मतलब कि मतदाता को स्मार्ट होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी, मैनिफेस्टोस पढ़ने पड़ेंगे सबसे बड़ी बात। नोटा का क्या चक्कर है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं, नोटा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं नोटा के विषय में आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसी व्यवस्था की जब हमारा मत प्रतिशत लगातार घट रहा था। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट फेज में 60% के लगभग मतदान हुआ, जो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है लोकतंत्र के लिए। और मतदान का प्रतिशत जब बढ़ रहा था तो लोगों, जो कुछ लोग थे हमारे, कुछ वोटर थे जो, उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार आते हैं हम उन्हें किसी को भी पसंद नहीं करते, तो हम मत क्यों दें। बिल्कुल। तो भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप यदि किसी भी कैंडिडेट को लाइक नहीं करते हो तो आप नोटा का पुश कर सकते हो। बिल्कुल। कि हमें कोई भी इनमें से पसंद नहीं है। मैं भारतीय चुनाव आयोग तो इस चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं, एक वो क्राइटेरिया भी निश्चित कर दिया जाए कि यदि उस जितना टोटल मत प्रतिशत हुआ है, यदि उसका 5% या 10% वोट नोटा को जाता है तो वो लोकसभा का चुनाव निरस्त कर दिया जाना चाहिए। 5 या 10%? हाँ, कम से कम कुछ क्राइटेरिया निश्चित। मैंने सुना कि अभी इक्वल तो है कि अगर 40% वोट किसी पार्टी को मिले और 40% नोटा है तो वो नलिफाई हो जाएगा, नल एंड अवॉइड हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ा रेशो है, वो बहुत बड़ा रेशो है। हाँ। आप कह रहे हैं कि अगर 5 या 10% भी है इसको घटाना होगा, इसको घटाना चाहिए। ओके। क्यों? जो नोटा का प्रयोग कर रहा है उसकी इंपोर्टेंस बढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े। ओके। वो नोटा पे ध्यान। हाँ। इससे जवाबदेही भी बढ़ेगी। हाँ। जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होगा वो फिर जनता के वेलफेयर में कार्य करेगा, क्योंकि पुनः उसे पार्टी ने दोबारा चुनाव वहीं से लड़ने का ऑप्शन दिया तो कहीं उसके विरुद्ध नोटा का प्रयोग ना हो जाए। इसमें पारदर्शिता आ जाएगी और उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। तो प्रोफेसर, आप मुझे एक बात और बताइए कि जैसे इलेक्शन अब शुरू हो गए हैं और अब चलेंगे ही, कैसे लोग अपनी जागरूकता बढ़ाएं? क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान रखने चाहिए? अब जैसे एक महीना चुनाव आयोग ने स्वीप प्रोग्राम किए हैं, जगह जगह कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जिला जो अधिकारी है उसके नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में जनता को जागरूक किया जा रहा है, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, और सबसे ज़्यादा तो आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। तो जो मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहती हूँ, जैसे जो हमारे सब्जी वाले भैया हैं या ऑटो चलाते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो वो कैसे इंटरेस्टेड हो इलेक्शंस में? उनको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसको वोट करना है? क्योंकि अभी वो न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में तो उनको एक ही तरह की न्यूज़ तो निष्पक्ष होनी चाहिए तो अच्छा हो। नहीं है, लेकिन हमारी न्यूज़ निष्पक्ष तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा न्यूज़ को निष्पक्ष होना चाहिए, जब भी लोकतंत्र होना तो चाहिए, जीवित रहेगा। वो तो आइडियल सिचुएशन है, पर ऐसा नहीं है। और हमारी कंट्री में नहीं, और बाकी कंट्रीज में भी मैं देखती हूँ कि न्यूज़ जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, जो बहुत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ये कैसे अपने आप को इंटेलिजेंट, मतलब ये कैसे अपने आप को एजुकेटेड बनाए या इन्फॉर्म बनाए? इनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की हुई है। कैसे? लेकिन उसे धरातल पर कितना उस पर कार्य किया जाता है, कार्यान्वित हो रही है, ये देखना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 15 से 35 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें किसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा नहीं ली है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा। दूसरा, ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं अवेयरनेस, जिनके माध्यम से नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। अच्छा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो ऐसे एनजीओ हैं जो चुनाव आयोग की मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें जागरूक कर रहे हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी बहुत सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया ने तो मुझे ऐसा लगता है कि बदल दिया। हाँ जी, जीवन स्टाइल बदल, जीवन का जो जीवन यापन है उसका कार्यशैली बदल दी है सोशल मीडिया। आप मुझे बताइए, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कि सोशल मीडिया ने इलेक्शंस को कैसे बदला है? इलेक्शन को सोशल मीडिया ने बदलने के लिए आज हमें किसी नुक्कड़ सभा में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आज हमें किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रिंट में जरूरत नहीं है। भारत के लगभग प्रत्येक नागरिक पे
जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, मैं तो कहता हूँ उससे कम में भी सबके पास मोबाइल है। ठीक है, हर घर में आप लगभग ये बात मत बोलो, नहीं तो मेरा बेटा आपको कोट करके बोलेगा कि वो सर आए थे और वो बोलते मोबाइल सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। 18 वर्ष का हाँ, मैंने हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबके पास नहीं, उस फैमिली में है और टीवी भी है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जागरूकता आई है और जागरूकता अच्छे क्षेत्र में होनी चाहिए और मोबाइल का भी हमें अच्छे रूप में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन समृद्ध, सक्षम और सशक्त बने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस प्रयोग में नहीं जानना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार का विस्फोट भी है मोबाइल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, अगर इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए तो बहुत बड़ा जीवन को विनाश हो जाएगा और राइट डायरेक्शन में चले गए तो आप दुनिया के हीरो बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा और चंद लाइनों मैं समर्पित कर रहा हूँ आपको। वोट है लोकतंत्र की शान, वोट है लोकतंत्र की शान, इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है दुनिया की सभी शासन प्रणालियों में सबसे महान। आओ एक नई पहचान बनाएंगे, आओ आप मिलकर एक नई पहचान बनाएं, 100% मतदान कर कर आपके दुनिया को दिखाएं। तो मैं अपील करना चाहता हूं और सभी मतदाताओं से अपील कर रहा हूं, आज एक दिन पहले आपको, कल हमारे यहाँ मतदान है, कि आप अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा से और किसी भी अनैतिक साधन से प्रभावित न होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपनी भागीदारी इस सरकार में सुनिश्चित करें जो आपके आने वाले जीवन के लिए कानून बनाएगी, व्यवस्था करेगी, आपको शांति देगी और आपके लिए समर्पित रहेगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।